नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए एक और हॉरर एक्सपीरियंस की एक बहुत ही रियल घटना लेकर आया हूं। और जिस लड़की ने हमारे साथ ये घटना शेयर की है उसका नाम है सोनाली। सोनाली दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। मुख्य रूप से उसका काम है AI टूल्स एंड रिसर्च करना। और मैं कहूं कि वो एक तरह से बेहद ही इंटेलिजेंट लड़की है, क्योंकि मेरी उससे आमने सामने की मुलाकात हुई थी। और आप ये अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि सोनाली को भूत प्रेत और चुड़ैलों जैसे चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन सोनाली दिल्ली में आने से पहले एक गांव में रहा करती थी, और वह गांव था उसकी नानी का गांव, जिसे वह आज भी काफी ज्यादा याद करती है। अब हाल ही में सोनाली से मेरी मुलाकात जयपुर में हुई थी, क्योंकि जयपुर तो मैं जाता आता रहता हूं। और वहीं पर एक कैफे में बैठकर जब मैं अपने फ्रेंड के साथ कॉफी पी रहा था, तो सोनाली हमारे जस्ट पास वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी और हमारी बातें सुन रही थी, क्योंकि मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि हॉरर चैनल पर बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं और स्टोरीज भी सुन रहे हैं। तो जब सोनाली ने हमारी हॉरर की बातें सुनी तो उसने हमसे चैनल के बारे में पूछा, और हमने उनको हाथों हाथ मोबाइल पर दिखाया। तो उन्होंने कहा कि उनकी भी अपनी एक स्टोरी है, और अभी वह किसी काम के सिलसिले में जयपुर आई हुई है, और वहीं पर उसने लगभग 1 घंटा हमारे साथ में ही गुजारा। और ये पूरी स्टोरी हम दोनों फ्रेंड्स को सुनाई। और सच कहूं तो साथियों, ये स्टोरी सुनने के बाद मैं भी अंदर से शॉक्ड रह गया। ऐसा बहुत कम होता है जब मैं किसी टूर पर कहीं पर गया हुआ हूं और अचानक ही ऐसा कोई मिल जाता है जो अपनी आप बीती हमें शेयर कर देता है। सोनाली ने बताया कि वह पहले इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अपनी नानी के गांव में घटी एक भयानक घटना के बाद वह भगवान को मानने लगी है, यहां तक कि ईश्वर की पूजा करने लगी है। और अब तो बहुत सारे धार्मिक जगह पर वह दर्शन करने भी जाती है। तो सबसे पहले धन्यवाद कहूंगा सोनाली जी का, जिन्होंने हम पर विश्वास किया और अपनी यहां बीती हमारे साथ शेयर की। और उन्होंने यह तक भी कहा कि आप पब्लिक में मेरा नाम भी ले सकते हैं, मेरे काम के बारे में भी बता सकते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं हर किसी की प्राइवेसी को बचाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, तो सोनाली की पूरी घटना को मैंने एक बढ़िया स्टोरी के रूप में तैयार कर दिया है। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं कि हॉरर की गहरी अंधेरी दुनिया की डार्क स्टोरीज भी आपके लिए ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है, लेकिन वह स्टोरी उन्हीं को सुनने को मिलेगी जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, क्योंकि उन्हें हम पब्लिकली नहीं डाल सकते। वह बहुत ही ज्यादा डरावनी स्टोरीज हैं। तो चलिए अब सोनाली की आप बीती को शुरू करते हैं। आज सोनाली का मन खुशी से झूम रहा था, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर से उसे अपने गांव जाने का मौका मिला था। उसकी नानी का गांव, जहां से उसके बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थीं। कोई भी छुट्टियां हों, सारी की सारी वही बीतती थी। दिवाली, होली, गर्मी की छुट्टियां, विंटर वेकेशन, सभी का एंजॉय वो अपनी नानी के ही घर पर किया करती थी। बट फिर पढ़ाई और करियर के चक्कर में सब कुछ पीछे छूटता चला गया। पर आज काफी टाइम बाद बिना किसी छुट्टी का इंतजार किए ऑफिस से सीधे 3 दिन की लीव लेकर उसने गांव जाने का फैसला किया और बस निकल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। बस में सफर के दौरान वो बस अपने गांव के ही बारे में सोच सोच कर अपने बचपन की यादें ताजा कर रही थी। वो नदी, वो तालाब में नहाने जाना, वो बेर और कैरी चुराना, वो भी क्या दिन थे। ना शर्म, ना धर्म और ना ही कोई भ्रम। यही सब सोच सोच कर वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। आखिरकार 2 घंटे के लंबे सफर के बाद वो अपने गांव पहुंची गई। हीरापुर, जैसा नाम वैसा ही सुंदर और छोटा सा गांव, पर इन 7-8 सालों में ये काफी बदल गया था। कच्चे घर और सड़कें पक्की बन गई थी, नालियां बन गई थी। एक किराने की दुकान की जगह अब गांव का अपना एक छोटा सा मार्केट बन गया था। कुल मिलाकर यहाँ विकास की धारा बह निकली थी। बट फिर भी गांव की सुंदरता और सफाई में कोई कमी नहीं आई थी। इस बदलाव के बीच अपनी पुरानी यादों के सहारे जैसे तैसे सोनाली अपने घर पहुंची।
अचानक उसे देखकर सब बहुत खुश हुए। नानी, नाना, मामा, मामी और उनके बच्चे सिया और राहुल, क्योंकि सोनाली ने अपनी इस विजिट के बारे में उन सब में से किसी को कुछ नहीं बताया था, इसीलिए इतने सालों बाद उसका अचानक आना उन सब के लिए सरप्राइजिंग था। उन सब ने सोनाली की बहुत आवभगत की। सबने साथ में खाना खाया। उसके बाद सोनाली रेस्ट करने चली गई। फिर 3 बजे की चाय पीने के बाद वे तीनों भाई बहन गांव घूमने के लिए निकल पड़े। घर वालों ने अंधेरा होने से पहले लौट आने की सलाह तो पहले ही दे दी थी। खैर, वो तीनों मस्ती मजाक करते मजे से चल रहे थे कि अचानक सिया रुकी और सामने की तरफ कुछ देखते हुए बोली, हम बातों बातों में कहां आ गए, अब हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनते ही आश्चर्यचकित होते हुए सोनाली बोल पड़ी, पर क्यों? अभी तो ठीक से शाम भी नहीं हुई है। और ये कहते हुए उसकी नजर थोड़ी दूर सामने खड़े पीपल के एक खूबसूरत पेड़ पर पड़ी, जिसे देखकर सोनाली की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। ये वही पेड़ था जिसके नीचे बचपन में उसने खूब झूले झूले थे। हालांकि इन 8-10 सालों में गांव काफी बदल गया था, इसीलिए सोनाली आसानी से उस जगह को पहचान नहीं पाई थी। लेकिन उस पेड़ को देखते ही वह उसे पहचान गई और खुद को उसके नजदीक जाने से रोक नहीं पाई। वह दौड़ते हुए उस पेड़ के पास जा पहुंची। उसके भाई बहन सिया और राहुल उसे रोकना चाहते थे, पर वे कुछ कहते उससे पहले ही वह उस पेड़ के पास जा पहुंची। इसे देखकर सिया और राहुल बेहद घबरा गए और बिना कुछ बोले वे दोनों उसे वहां से बिना कुछ बताए सीधे खींचकर घर ले आए। घर वालों को जब यह बात पता चली तो उन दोनों को खूब डांट पड़ी और सबने मुझे भी यह कहकर वहां जाने से मना कर दिया कि वो इलाका हमारे दुश्मन का है, अब हम वहां नहीं जा सकते। सोनाली को यह बात नहीं पच रही थी, क्योंकि जहां तक उसे पता था वो जमीन जहां पर वो पीपल का पेड़ था गांव के बाहर की तरफ थी, जहां से खेतों का रास्ता निकलता था। वो जगह किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं, पंचायत की जमीन थी, तो दुश्मनी जैसा तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए सोनाली ने मन ही मन वहां जाने का प्लान बनाया और सुबह 4 बजे सबके जागने से पहले चुपचाप घर से निकल गई। चांदनी रात होने की वजह से टॉर्च की जरूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद वो पेड़ के नीचे जा पहुंची। अभी पूरी तरह से उजाला हुआ नहीं था। सोनाली अपने प्यारे पीपल के पेड़ को देखकर बहुत खुश थी और उसे जी भरकर निहार रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस चीज का अनुभव होते ही सोनाली चौंकी और उसने पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तो उसने इसे सिया या राहुल का मजाक समझकर इग्नोर कर दिया। उसे लगा शायद उन दोनों में से कोई चुपचाप उसके पीछे पीछे वहां आ गया है और अब छिपते छिपाते उसे डराने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। उस बात को अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि दोबारा उसे यह एहसास हुआ कि किसी ने उसे पीछे से जोर का धक्का दिया। उस धक्के का फोर्स इतना तेज था कि सोनाली धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, जिस वजह से उसे बहुत चोटें भी आईं। लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और पलटकर पीछे देखा तो सामने कोई नहीं था। इस पर वह इतना तो समझ ही गई थी कि यह सिया या राहुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वह होते तो बिना वजह उसे धक्का मारकर इस तरह गिराते नहीं। इसलिए सोनाली को लगा कि शायद कोई और है जो उसे परेशान करने और डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में उसने आवाज दी, कौन है, कौन है यहाँ? बट कोई रिप्लाई नहीं आया। ऐसे में सोनाली बेहद डर गई और पसीने से तरबतर हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि यहाँ जरूर कुछ है, कुछ बहुत ज्यादा अजीब, डरावना और खतरनाक भी। इस चीज का एहसास होते ही अब मुझे यहाँ से भागना है, यह सोचकर वह किसी तरह खड़ी हुई और बस भागने को ही हुई थी कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, जिस वजह से वह बुरी तरह से डर गई और डर के मारे थर थर कांपते हुए उसने पलटकर अपने पीछे देखा तो शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसके ठीक सामने
एक भयानक चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें एकदम लाल, बदसूरत जबड़ा, जैसे कोई नर पिशाच हो। उसे देखते ही सोनाली बेहोश होकर फिर से जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं चला। बस फिर जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने घर पर थी। उसे होश में आया देख सबकी जान में जान आई, पर सोनाली के होश तब फाख्ता हो गए जब उसे यह पता चला कि वह 2 दिनों से बेहोश थी। तेज बुखार ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। बेहोश होने के बाद क्या हुआ वो उसे कुछ पता नहीं था। घर वालों ने बताया कि उसे खेत पर जाते वक्त एक किसान ने उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़े देखा था। उसी ने उन्हें इस बात की खबर दी थी। जब वे उसे ढूंढते हुए उस पेड़ के नीचे आए तो वह उन्हें वहां बुखार में तपती बेहोश पड़ी मिली। उन्होंने इलाज के लिए डॉक्टर के साथ साथ एक ओझा को भी बुलाया था, क्योंकि 2 दिन बेहोश रहने के बाद भी जब जाकर उसे होश नहीं आया तब फिर उन लोगों को ऐसा करना पड़ा। फिर नानी ने उसे उस पेड़ के बारे में बताया कि कैसे 2 साल पहले गांव वालों ने एक रेपिस्ट को उस पेड़ से बांधकर पत्थर मार मार कर मार दिया था। तब से उस दुष्ट का प्रेत गांव वालों को परेशान कर रहा था, खासकर गांव की औरतों को, क्योंकि औरतों पर बुरी नजर रखने के कारण ही उसकी जान गई थी। ऐसे में उसे औरतों और लड़कियों से नफरत हो गई थी। उसकी आत्मा ने ना जाने गांव की कितनी लड़कियों और औरतों को पजेस कर दिया था। ऐसे में गांव वालों ने पंडित जी की मदद से उसकी आत्मा को उसी पेड़ के नीचे कैद कर दिया है। अब गांव में तो उसका आतंक नहीं है, पर उस पेड़ के नीचे आज भी उसका प्रेत भटकता है। यह सुनते ही सोनाली बुरी तरह से हिल गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पूरी तरह से ठीक हुई भी है या नहीं। ऐसे में उसने जल्दी से जल्दी उस गांव को छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस गांव से बाहर जाने के लिए एक ही साधन था, और वह थी बस, जो गांव से जा चुकी थी। अब दूसरे दिन दोपहर तक और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बाइक से जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि रात को गांव से शहर जाने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती है। ऐसे में लूटपाट का डर बना रहता है। इसलिए सोनाली को पूरी रात गांव में ही बितानी थी, जो उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। खैर, अब जो था सो था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और शाम से रात का खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। सोनाली उस हादसे के बाद बेहद डरी हुई थी, इसलिए उसकी कजिन सिया और भाई राहुल उसके साथ ही उसके कमरे में सोए थे, ताकि उसे डर ना लगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह तीनों एक साथ थे, और कोई भी उस पीपल के पेड़ वाले इंसिडेंट को याद नहीं करना चाहता था। इसलिए वे लोग अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए दूसरी बातें करने लगे। और बातों ही बातों में उन तीनों को कब नींद आ गई उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। वे तीनों गहरी नींद में सो चुके थे। लगभग आधी रात गुजर चुकी थी कि तभी सोनाली के कानों में एक भारी भरकम आवाज गूंज उठी। कोई उसका नाम लेकर जोर जोर से उसे पुकार रहा था। सोनाली, सोनाली उठो, सोनाली उठो, जागो 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 सोनाली। उस आवाज को सुनते ही सोनाली के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो आवाज किसी सामान्य आदमी की आवाज थी ही नहीं। उस आवाज में एक भारीपन था, एक अजीब सा दोहरापन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा आदमी पहले वाले आदमी की आवाज दोहरा रहा हो। वह आवाज भारी होने के साथ साथ वातावरण में जोर जोर से गूंज भी रही थी। साथ ही साथ उस आवाज में शब्दों के साथ किसी के लंबी लंबी सांसें लेने की आवाज भी आ रही थी। उस भारी भरकम आवाज की पुकार और उन लंबी लंबी सांसों की आवाजाही से सोनाली की नींद उड़ गई, और डर के मारे उसकी सांसें बढ़ गईं। उसके पूरे शरीर से पसीना टपकने लगा। डर की इंतहा इतनी थी कि उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल डर के मारे उसकी जान ही निकल जाएगी। वो खौफ जो उस वक्त सोनाली महसूस कर रही थी, उसे बस फील किया जा सकता है। शब्दों में उसे बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। उसने उस आवाज
और उस डर से बचने के लिए अपनी बहन सिया को उठाना चाहा, और इसी कोशिश में उसने अपने मन की सारी हिम्मत बटोरकर सिया की तरफ करवट ली। यह काम उसके लिए इतना मुश्किल था कि ऐसा करते हुए डर के मारे उसकी धड़कनें थम सी गई थीं। उसे लग रहा था कि वह पीपल के पेड़ वाला भूत उसे मूवमेंट करते देख लेगा तो उसकी जान ले लेगा, या फिर उसे उठाकर उसी पेड़ के नीचे ले जाकर पटक देगा। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था, और उसने जैसे ही सिया के ब्लैंकेट पर अपना हाथ रखा, उसे कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ। इस पर सोनाली ने धीरे से सिया के ब्लैंकेट को उठाया तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, और उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने बिस्तर से उठकर लाइट ऑन की। लाइट ऑन करते ही सारी चीजें साफ हो गईं। वही हुआ जिसका अनुभव सोनाली को सिया के ब्लैंकेट पर हाथ रखते ही हो गया था, और उसने अपने इसी शक को पुख्ता करने के लिए लाइट्स ऑन की थी। जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की, उसके भाई राहुल की भी नींद खुल गई। नींद खुलने के साथ ही उसने अपनी आंखें मसलते हुए सोनाली को देखा। सोनाली को देखते ही उसे वह पीपल का पेड़ याद आ गया, और बस उसी पल उसकी नींद जैसे हवा हो गई और वह तुरंत अपने बिस्तर पर उठ बैठा। उसे जगा हुआ देख सोनाली उसकी तरफ देखते हुए बड़ी ही घबराई हुई सी आवाज में बोली, राहुल राहुल। सिया सिया। सोनाली उस वक्त इतनी घबराई हुई थी कि साफ साफ कुछ कह ही नहीं पा रही थी। ऐसे में उसकी तरफ देखते हुए राहुल बोला, क्या कह रही हो सोनाली दी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सिया को उसके बिस्तर पर ना देखकर राहुल ने सोनाली से ही उसके बारे में पूछते हुए कहा, और ये सिया ये कहाँ गई? उसकी बात सुनते ही सोनाली फपक कर रो पड़ी। उसे इस तरह से रोते देख राहुल थोड़ा घबरा गया और जल्दी से उसके नजदीक आकर उसे संभालते हुए बोला, क्या हुआ सोनाली दी, आप रो क्यों रही हो? राहुल की बात सुनते ही सोनाली रोते हुए रूंधे गले से बोली, वो सिया को ले गया राहुल, वो सिया को ले गया। सोनाली के मुंह से यह बात सुनते ही राहुल के होश उड़ गए और वह बड़ी ही घबराई हुई सी आवाज में बोला, कौन? कहीं आप उस पीपल के पेड़ वाले भूत के बारे में तो बात नहीं कर रही हो? राहुल का सवाल सुनते ही सोनाली ने उसकी बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ राहुल। वो यहाँ आया था और जोर जोर से मेरा नाम पुकार रहा था। उसकी आवाज से डरकर जैसे ही मैंने सिया को जगाने के लिए उसके ब्लैंकेट को टच किया तो मुझे फील हो गया था कि ब्लैंकेट में सिया नहीं है, इसलिए मैंने तुरंत लाइट ऑन की और नजारा तुम्हारी आंखों के सामने है। सिया के बिस्तर पर उसकी जगह पर ये तकिए रखे हुए हैं, वह यहाँ नहीं है। सोनाली की बात सुनते ही राहुल तुरंत रिएक्ट करते हुए बोला, अगर यह बात है तो हमें तुरंत सबको इस बारे में बताना होगा। मुझे लगता है वह भूत जरूर उसे उसी पीपल के पेड़ के पास ले गया होगा। राहुल की बात सुनते ही सोनाली ने भी उसकी बातों में अपनी सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो राहुल, हमें जल्द से जल्द घर में सबको इस बारे में बताना होगा। मुझे तो सिया की बहुत चिंता हो रही है, इसलिए जल्दी करो प्लीज। कहते हुए सोनाली ने राहुल को चेताया और वे दोनों अपने घर के बड़ों के पास जा पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताईं। उनकी बातें सुनकर सोनाली के मामा और मामी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उस भयानक प्रेत का साया तो उनकी भांजी सोनाली पर पड़ा था, लेकिन अब उनकी अपनी बेटी सिया भी इस मुसीबत में फंस गई थी। उन लोगों ने बड़ी मशक्कत से पूरे 2 दिनों बाद उसे होश में लेकर आए थे। अब उन्हें डर था कहीं सिया के साथ कुछ गलत ना घट जाए, क्योंकि यह लगभग आधी रात का वक्त था और सिया का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में राहुल और उसके पापा मतलब सोनाली के मामा अपने आसपास के कुछ लोगों को लेकर उस पीपल के पेड़ वाले रास्ते पर सिया को ढूंढते हुए निकल पड़े। वे लगभग पूरे रास्ते सिया का नाम पुकारते हुए उसे आवाज लगाते हुए जा रहे थे, लेकिन सिया का कहीं कुछ अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सोनाली, उसकी नानी और उसकी मामी सिया को लेकर
बहुत ज्यादा चिंता में थे। सोनाली तो सिया को ढूंढने उन लोगों के साथ जाना चाहती थी, पर अफसोस उसके मामा जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि उस प्रेत का साया सोनाली पर एक बार पड़ चुका है और अगर वह दोबारा उस पेड़ के नजदीक गई तो उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे में उन्होंने सोनाली को अपने साथ आने से साफ मना कर दिया और वे गांव वालों के साथ अकेले ही सिया की खोज में निकल पड़े। अभी उन लोगों ने आधा रास्ता ही तय किया था कि तभी राहुल की नजर दूर उसी रास्ते पर आगे बढ़ती सिया पर पड़ी और वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, वो देखिए पापा। सिया उसके मुंह से यह शब्द सुनते ही सोनाली के मामा ने तुरंत उस दिशा में टॉर्च घुमाई तो उन्हें भी दूर से सिया जाती हुई नजर आई। उनके साथ साथ बाकी गांव वालों को भी सिया नजर आ गई और वे सब तेज तेज कदमों से उसका नाम लेकर उसे पुकारते हुए उसके पीछे भागे। सिया को चेतावनी देकर रोकने की कोशिश करते हुए वे सब लोग जोर जोर से कह रहे थे, सिया रुको, रुक जाओ सिया, प्लीज रुक जाओ सिया, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे खतरा है। लेकिन सिया के कानों पर तो जैसे जूही नहीं रेंग रही थी। वह तो बस मंत्रमुग्ध होकर उसी पीपल के पेड़ पर अपनी नजरें गड़ाए उसकी तरफ आगे बढ़ती ही जा रही थी। शायद उसके कानों में उन लोगों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। उसका दिलो दिमाग पूरी तरह से उस प्रेतात्मा के अधीन हो चुका था। वह कुछ भी सुनने समझने की स्थिति में नहीं थी। वहीं उसके पापा और भाई गांव वालों के साथ उसके पीछे तेजी से भाग रहे थे। वे लोग किसी भी हालत में उसे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचने से पहले ही रोक देना चाहते थे, क्योंकि उस प्रेत की शक्ति उस पीपल के पेड़ के आसपास प्रचंड होती थी। वो जगह उसका घर थी और किसी के घर में जाकर उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उन लोगों ने अब तेज तेज कदमों से चलना छोड़ सीधे भागना स्टार्ट कर दिया और सिया के उस पीपल के पेड़ के करीब पहुंचने से पहले ही उसे रोक दिया। वे सभी लोग उसके रास्ते के बिल्कुल बीच में आकर खड़े हो गए थे ताकि सिया एक कदम भी आगे न बढ़ा सके। उन लोगों के इस तरह अचानक अपने रास्ते के बीच में आ जाने से सिया रुकी तो गई, पर अब भी वह पूरी तरह से उस प्रेतात्मा के वश में थी और उसके बुलावे पर आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन 4-5 आदमियों को रास्ते से हटाकर आगे बढ़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर भी उसने उन लोगों के साथ धक्का मुक्की करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसके दोनों हाथों को बाजुओं से पकड़ लिया। ऐसे में सिया ने खूब हाथ पैर चलाए, खूब जोर लगाया, खूब चीखी चिल्लाई, हाँ 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 छोड़ो, हाँ छोड़ो, हाँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन वह उन लोगों से खुद को छुड़ा नहीं पाई और अपने हाथ पैर पटकते हुए थक कर बेहोश हो गई। उसके पापा और भाई राहुल उसे उन गांव वालों की मदद से उस बेहोशी की हालत में घर लेकर आए। उस ओझा को भी बुलाया गया जिसने सोनाली को उस प्रेत के साए से मुक्त करते हुए भयंकर बुखार और 2 दिनों की स्याह बेहोशी से बाहर निकाला था, क्योंकि अब तो बात साफ थी, सिया बीमार नहीं थी। सिया के साथ उस प्रेत का संपर्क जुड़ गया था, जिसकी वजह से उसके साथ ये सारी चीजें हो रही थी। उस ओझा ने कुछ मंत्र पढ़े और सिया पर गंगा जल का छिड़काव किया, जिससे उसे होश तो आ गया, लेकिन सिया का दिल कमजोर था। इसलिए उस प्रेत आत्मा ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। अब वह पूरी तरह से उस प्रेत के कब्जे में थी। वह पजेस हो चुकी थी और होश में आते ही पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक ही पल में वह सब कुछ तहस नहस कर डालेगी। उसके शरीर में इतनी ताकत और इतनी आक्रामकता देखकर घर में मौजूद हर इंसान डर गया था। उसकी आंखें स्याह लाल और होंठ सूख चुके थे। वो जोर जोर से अपने दांत किटकिटाते हुए बहुत ही विचित्र आवाज निकाल रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में वह इतनी ज्यादा आक्रामक होती जा रही थी कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। वो भारी भरकम चीजें उठाकर उन्हें पटक रही थी।
उन्हें हवा में फेंक रही थी, जिससे वहां मौजूद हर शख्स खौफजदा था और उसके उन अप्रत्याशित हमलों की वजह से इधर उधर छिपते छिपाते खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर सिया जोर जोर से हंस रही थी। उसकी यह हालत देखकर उसकी माँ और सोनाली की मामी बहुत जोर जोर से रो रही थी और सोनाली को ही उसकी उस हालत का जिम्मेदार मानते हुए भला बुरा कह रही थी। और एक हद तक उनकी बात सही भी थी, क्योंकि सोनाली की ही वजह से द प्रेत उस पेड़ से मुक्त होकर उनके घर तक आ पहुंचा था। अगर सोनाली उस रात सबसे छुपते छिपाते हुए उस पेड़ के नीचे नहीं गई होती तो ये सब होता ही नहीं। पर यह बात भी बिल्कुल सही थी कि सोनाली ने जो कुछ भी किया वह बस अपनी जिज्ञासा वश किया। उसे तो उस पीपल के पेड़ की वास्तविकता पता ही नहीं थी। वो तो बस अपने बचपन को एक बार फिर से जीना चाहती थी और उसे अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई जिसका खामियाजा खुद उसे तो भुगतना ही पड़ा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसकी छोटी बहन, उसकी कजिन सिस्टर सिया को भुगतना पड़ रहा था। जो कुछ भी हुआ उसमें उस पेड़ का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उस पीपल के पेड़ की एनर्जी ही इतनी स्ट्रांग थी कि उसने पहली नजर में ही सोनाली को सम्मोहित कर लिया था। वह खुद को उस पेड़ के पास जाने से रोक ही नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि नींद में भी उसे वही पेड़ नजर आ रहा था। वह पीपल का पेड़ लगातार उसके ख्यालों में आकर उसे अपनी तरफ खींच रहा था, उसे बेचैन कर रहा था। इसलिए उस रात सबसे छुपते छिपाते सोनाली उस पेड़ के पास पहुंच गई। उसने मन ही मन यह तय कर लिया था कि उसे हर हाल में उस पेड़ के पास जाना ही है। वहीं दूसरी ओर एक सवाल जस का तस बना हुआ था कि जब पीपल के उस भूतहा पेड़ के पास सोनाली गई थी और पूरे 2 दिनों तक लगातार बुखार से तड़प रही थी, बेहोश थी, बावजूद इसके वह उस आत्मा से पजेस नहीं हुई। वहीं सिया तो उस पेड़ के करीब भी नहीं गई थी और उसने अपनी नजरें उठाकर उस पेड़ की तरफ देखा तक नहीं था। फिर भी उसके अपने ही घर में उसके साथ यह सब कैसे हुआ, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। इसी सवाल का जवाब पाने की कोशिश करते हुए सोनाली के मामा ने उस ओझा से इस बारे में जिक्र करते हुए पूछा, यह सब क्या है बाबा? मेरी बेटी तो उस पेड़ के पास गई भी नहीं थी, फिर उस पर उस प्रेत का साया कैसे आ गया? और वह ठीक तो हो जाएगी ना? उनका सवाल सुनते ही वह ओझा बोला, तुम्हारी बेटी को ठीक करना अब मेरे वश में नहीं है गंगाधर। उस पर उसी पीपल के पेड़ वाले भूत का साया है। एंड वह प्रेत कितना शक्तिशाली है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारी भांजी ने वहां जाकर जो गलती की है उसकी वजह से वह उस पेड़ से छूटकर उसके साथ ही जुड़ गया है। सोनाली तो अब वह जरिया बन चुकी है जिसकी मदद से वह उस पीपल के पेड़ की हद से बाहर निकल आया है। अगर वह सोनाली को अपनी गिरफ्त में ले लेगा तो सोनाली के दम तोड़ने के साथ ही उसे फिर से उस पीपल के पेड़ पर लौटना पड़ेगा। इसलिए वह किसी भी हालत में उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर हम, आपकी बेटी सिया पूरी तरह से उसके काबू में है और उस भयानक प्रेत शक्ति से उसे बचाना मेरे वश में नहीं है। इसलिए तुम किसी सिद्ध साधक अथवा किसी तांत्रिक से संपर्क करो, क्योंकि इस शैतानी आत्मा से वही तुम्हारी बेटी को मुक्त करवा सकते हैं। उस ओझा ने अपनी बात रखते हुए सोनाली के मामा को उस पीपल के पेड़ वाले प्रेत की हकीकत से रूबरू करवा दिया। उस ओझा की बातें सुनकर सोनाली के मामा थोड़ा घबरा गए, क्योंकि जिन पंडित जी ने उस प्रेत को उस पीपल के पेड़ के साथ बांधा था उनकी तो कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी और सोनाली के मामा उनके अलावा किसी और सिद्ध साधु को जानते भी नहीं थे। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी सिया को उस भयानक प्रेतात्मा से मुक्ति कैसे दिलाएं। कुछ गांव वालों ने उन्हें पड़ोस के 2 गांव छोड़कर एक गांव में एक साधु बाबा के बारे में बताया, जिन्हें लोग धुनी वाले बाबा कहते थे। वे ही इस बारे में उनकी मदद कर सकते थे। इसलिए गांव वालों ने उन्हें उनके बारे में बताया। सिया के पिता गंगाधर तो बस ये नाम सुनते ही अपनी बाइक लेकर सीधा उस गांव की तरफ भागे, लेकिन वो गांव उनके गांव से दूर था
बीच में 2 गांव और पड़ते थे। वहीं यहाँ पर 4 से 5 लोगों ने सिया के दोनों हाथ और पैरों को पलंग के साथ बांध दिया था ताकि वह आक्रामक होकर और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। सोनाली से यह सब देखा नहीं जा रहा था। अभी तो उसकी बहन को पजेस हुए बस कुछ घंटे ही बीते थे और उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया था, मानो उसके शरीर में खून का एक कतरा भी ना हो। उसका जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, दहाड़े मारकर रोना और अगले ही पल जोर जोर से हंसना, यह सब देखकर सोनाली खौफजदा हो रही थी। उसने ठान लिया था कि वह ऐसी हालत में अपनी बहन को और ज्यादा देर तक रहने नहीं देगी। यही बात सोचकर वो मन ही मन खुद से ही कुछ कहते हुए बोली, ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे उस पेड़ के करीब जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, मैं सिया को इस हालत में नहीं देख सकती। वैसे भी मामा जी गए हैं ना धुनी वाले बाबा को लेने, वह आते ही सब कुछ ठीक कर देंगे। ये बात सोचते हुए वह शांत हो गई। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और थोड़ा डीप डाउन सोचते हुए कि हो सकता है वह साधु बाबा भी इसी ओझा की तरह सिया का इलाज नहीं कर सके तो क्या होगा? और उन्हें यहां पहुंचने में वक्त भी बहुत लगने वाला था। ऐसे में उसने यह तय कर लिया कि अब उसे ही कुछ ना कुछ करना होगा। वैसे भी ये प्रॉब्लम उसी की वजह से शुरू हुई थी और अब इसका इलाज भी उसे ही ढूंढना था। इसलिए वो इसी संबंध में सोच रही थी कि आखिर वह क्या कर सकती है जिससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। बस यही सोचते हुए उसके दिमाग में एक बात और आई। उसने अक्सर हॉरर सीरियल्स और मूवीज में देखा था कि ज्यादातर प्रेत आत्माएं किसी न किसी चीज से जुड़ी होती है और अगर उस चीज को नष्ट कर दिया जाए तो उस आत्मा का प्रकोप भी खुद ब खुद खत्म हो जाता है। यहां भी कुछ ऐसा ही था। उस रेपिस्ट की आत्मा उस पीपल के पेड़ से बंधी हुई थी क्योंकि उसकी मौत भी उसी जगह पर हुई थी और उसकी आत्मा को भी उसी जगह पर कैद करके रखा गया था। बस यह बात दिमाग में आते ही वह जल्दी से अपने भाई राहुल के पास पहुंची और उसे सब कुछ बताया। उसका भाई राहुल इस सब में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वह भी हर हाल में अपनी बहन सिया को उस आत्मा के बंधन से मुक्त कर देना चाहता था। अब उन दोनों ने सबसे पहले उस ओझा के पास जाने की सोची जिसने सोनाली को उस आत्मा के प्रकोप से बचाया था। वे दोनों तुरंत उस ओझा के पास गए और उससे इसी संबंध में पूछते हुए कहा, क्या अगर उस पीपल के पेड़ को जला दिया जाए तो इस आत्मा का प्रकोप शांत हो सकता है? उस ओझा ने जब उनकी बात सुनी तो वह आश्चर्य से भर उठा और उसी आश्चर्य से भरी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगा और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये काम करने में बहुत ज्यादा रिस्क है। वह आत्मा इतनी आसानी से उस पेड़ को नष्ट नहीं होने देगी, लेकिन अगर एक बार वह पेड़ नष्ट हो गया, जल गया, तो उस आत्मा का प्रकोप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। बस फिर क्या था, राहुल और सोनाली ने तय कर दिया कि अब वे दोनों हर हाल में उस पेड़ को नष्ट करके ही दम लेंगे। और बस यही सोचकर उन दोनों ने अपने घर में खड़े ट्रैक्टर से कुछ डीजल निकाल लिया और अपने साथ मैच बॉक्स लेकर उस पेड़ की तरफ चल पड़े। उन्होंने इस बात के बारे में घर में किसी को नहीं बताया था क्योंकि अगर घर में बताते तो वे लोग उन्हें कभी यह काम नहीं करने देते। सोनाली को राहुल का डर भी था, लेकिन वह जानती थी कि इस काम को वह अकेले अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए उसने रिस्क उठाकर राहुल को अपने साथ इस काम में शामिल कर लिया था। बट उसके मन में डर भी था और हिम्मत भी, क्योंकि वे लोग एक ऐसा काम करने जा रहे थे जो ना कभी उन्होंने पहले किया था, ना ही कभी पहले ऐसी किसी पैरानॉर्मल चीज से उनका सामना हुआ था। उनका तो पहली बार पाला पड़ा था एक सुपरनेचुरल पावर से, वह भी एक नेगेटिव एनर्जी से। तब जब उस आत्मा ने सोनाली को अपनी प्रेजेंस फील करवाई थी और जिसकी वजह से वह 2 दिनों तक बेहोश पड़ी रही थी।
ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, फिर भी उसने ये रिस्क उठाई थी। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या उन लोगों की रिस्क उनके किसी काम आने वाली भी थी या नहीं। वे दोनों तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ वहां सिया काबू से बाहर हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर छुप के बैठी उस आत्मा को पता चल गया था कि वे दोनों कहां जा रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है। ऐसे में उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। जिस पलंग के साथ उसे बांधा गया था, उसने अपने साथ साथ उस पलंग को भी उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया। लेकिन वहां लोगों की संख्या ज्यादा थी। सोनाली के मामा की गैर मौजूदगी में आसपास के कुछ लोग सिया का ख्याल रखने के लिए वहीं रुके हुए थे। वो ओझा भी वहीं था, इसलिए उन सब लोगों ने मिलकर सिया पर काबू पा लिया। साथ ही साथ उस ओझा ने कुछ मंत्र पढ़े और अपने झोले से निकालकर थोड़ी सी भूत भस्म सिया के माथे पर लगाई, जिससे वह शांत हो गई और थकान के मारे बेहोश हो गई। और उसके बेहोश होने के साथ ही वह आत्मा जो उसके शरीर में घर किए बैठी थी, वहां उस जगह पर पहुंच गई जहां सोनाली और राहुल उस पीपल के पेड़ को जलाने गए थे। वह दोनों अभी पेड़ से थोड़ी दूरी पर ही थे कि तभी वहां पर अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगीं। हवा इतनी तेज थी कि वे दोनों खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। यह सब देख वह दोनों समझ गए थे कि वहां क्या हो रहा है। डर के मारे उनकी हालत खराब हो रही थी, फिर भी हिम्मत करके एक दूसरे का हाथ थाम कर एक दूसरे को डांस बंधाते हुए वे दोनों आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस सीमा रेखा में प्रवेश किया जहां पर उस आत्मा को कैद किया गया था, उसने उठाकर उन दोनों को एक साथ पटक दिया। इस अप्रत्याशित हमले से उन दोनों की चीखें निकल पड़ी, जिसकी वजह से दोनों के दोनों बुरी तरह से घायल हो गए और सोनाली तो वहीं बेहोश हो गई। राहुल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो तो उस पेड़ से काफी दूर जाकर गिरा था और अचेत अवस्था में था, और वहीं उस पेड़ के आसपास के एरिया में वह सारा डीजल जो वह लोग अपने घर से भरकर लाए थे, वह गिरकर फैल गया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रहने के बाद सोनाली को जैसे तैसे थोड़ा होश आया और खुद को संभालते हुए वह उठी। उसने एक नजर उस डीजल के डिब्बे पर डाली जो उस पेड़ के आसपास खाली हो चुका था, और उस कंटेनर में थोड़ा सा ही डीजल बचा था। लेकिन उसकी आंखें अब राहुल को ढूंढ रही थीं, क्योंकि वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए उठते ही उसने उसे आवाज देकर पुकारना शुरू किया, राहुल, राहुल, कहां हो तुम राहुल, राहुल। सोनाली जोर जोर से उसका नाम पुकार रही थी, जिसकी वजह से राहुल को भी थोड़ी चेतना आई, और कराहते हुए वह धीरे से बोला, मैं यहां हूं दीदी। राहुल की कराह सुनते ही सोनाली तुरंत उसकी तरफ भागी और उसने राहुल को संभालते हुए उठाया। राहुल, राहुल, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो मेरे भाई। सोनाली को बेसब्र होते हुए देखकर उसकी हथेलियों पर अपना हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए राहुल बोला, हाँ दीदी, मैं ठीक हूं, बट वो कंटेनर वो मेरे हाथ से छूट गया और सारा डीजल नीचे गिर गया। ये बात कहते वक्त राहुल के चेहरे और आवाज में मायूसी साफ झलक रही थी। उसे दुखी होते हुए देख सोनाली भी उसे धीर बंधाते हुए बोली, कोई बात नहीं मेरे भाई, तू तो ठीक है ना, बस और क्या चाहिए। कहते हुए सोनाली ने उसे किसी तरह उठाया। राहुल को बहुत गहरी चोटें लगी थी, क्योंकि उस आत्मा ने उसे उछालकर काफी दूर तक पटक दिया था, लेकिन सोनाली ने उसे संभालकर उठाया। राहुल से ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे चिंता थी। तो उस पेड़ की जिस काम के लिए वे दोनों यहां आए थे, वह काम अब नहीं होने वाला था, और इस बात का उसे मलाल था, क्योंकि डीजल का वह छोटा सा कंटेनर उसी के हाथों में था। लेकिन सोनाली के दिमाग में कुछ चल रहा था, इसीलिए उसने राहुल को वहां एक दूसरे पेड़ के नीचे संभाल कर बैठा दिया और उसे वहीं उसका इंतजार करने की बात कही। उसे ऐसा करते देख राहुल को अंदाजा हो गया था कि सोनाली के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। ऐसे में
उसने उससे पूछते हुए कहा, दीदी दीदी, आप क्या करने वाली हैं? नहीं दीदी, मैं आपको अब और कोई रिस्क नहीं लेने दूंगा। वो आत्मा जान ले लेगी आपकी। उसकी बात सुनकर सोनाली उसे सांत्वना देते हुए बोली, तू चिंता मत कर मेरे भाई, अब जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी अगर ये प्रॉब्लम मुझसे शुरू हुई है तो ये मेरे साथ ही खत्म होगी। मैं हर हाल में आज उस पेड़ को खत्म करके ही रहूंगी। उसकी बात सुनकर राहुल तो अचरज के मारे बस उसके मुंह को ही ताकता रह गया। वहीं सोनाली ने उसे यह स्पष्ट हिदायत दी थी कि जब तक वह लौट कर ना आ जाए तब तक वह उस जगह से हिलेगा भी नहीं, और अगर किसी कारण से वह लौट कर नहीं आ सकी तो वह चुपचाप यहां से चला जाएगा, उस पेड़ की तरफ नहीं जाएगा उसे ढूंढने। राहुल ने सोनाली की बात मान ली और सोनाली बड़ी ही हिम्मत के साथ उस पेड़ की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह उस पेड़ के नजदीक पहुंची, एक बार फिर उस प्रेत आत्मा ने एक जोर के झटके के साथ उसे उठाकर दूसरी तरफ पटक दिया। लेकिन इस बार सोनाली संभली हुई थी, इसलिए गिरने के बाद भी वह बेहोश नहीं हुई और उसने मन ही मन भगवान को याद करते हुए अपने हाथ में लपेटी हुई अपनी नानी की तुलसी की माला निकाली, जिसे वहां आते वक्त वह अपने साथ लाई थी, क्योंकि इतना तो वह जानती थी कि वह आत्मा इतनी आसानी से उसे उस पेड़ के आसपास भी फटकने नहीं देगी। इसलिए उसने तुलसी दल की वह माला निकाली और अपने गले में पहन ली। फिर भगवान का नाम लेते हुए उसने अपना पैर उस सुरक्षा चक्र के अंदर रखा जिसमें वह आत्मा बंधी हुई थी। इस बार उसका प्रभाव इतना था कि वह आत्मा उसे उठाकर पटक नहीं पाई, क्योंकि तुलसी दल की वह माला उसकी नानी की माला थी, जिसे उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता के साथ धारण किया हुआ था। सोनाली ने उस माला को अपने हाथ में लेकर चूमते हुए मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और थोड़ा आगे बढ़ी। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। वह आत्मा पूरी तरह से आक्रामक थी और जैसे ही सोनाली उस पेड़ के करीब पहुंची, उस आत्मा ने एक बार फिर से झटका देकर उसे उठाकर पटकने की कोशिश की। लेकिन इस बार भी सोनाली सतर्क थी और उसने उस झटके के साथ ही माचिस जलाई और तेजी से उस जलती हुई तिल्ली को उस डीजल में फेंक दिया जो वहां उस पेड़ के आसपास बिखरा हुआ था। अगर और थोड़ी देर हो जाती तो डीजल सूख जाता और सोनाली का काम नहीं होता। इसलिए सोनाली ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये रिस्क ली और उसकी ये रिस्क एक हद तक उसके काम भी आई। उस पेड़ के आसपास जहां भी वह डीजल गिरा हुआ था, भयंकर आग लग गई। इस आग का फायदा उठाकर सोनाली ने उस कंटेनर में बचा हुए थोड़े से डीजल को जो उस कंटेनर में था उसे लेकर जल्दी से इतनी फुर्ती से उस पेड़ पर डाल दिया कि वह आत्मा भी उसे रोक नहीं पाई और आग की लपटें सीधे उस पेड़ को छूने लगी। जो उसने सोचा था हुआ भी कुछ ऐसा ही। सोनाली का यह प्लान कामयाब हुआ और देखते ही देखते उस पेड़ में भयंकर आग लग गई। सोनाली ने यह काम इतनी फुर्ती और समझदारी से किया था कि उसने एक आत्मा तक को गच्छा दे दिया था। वो कहते हैं ना, जब बात अपनों की जान पर बनाती है तो इंसान हद से ज्यादा ताकतवर बन जाता है। सोनाली ने अपनी उसी ताकत का परिचय देते हुए उस भयंकर आत्मा को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जब उस पेड़ में आग लगी तब चारों तरफ एक भयंकर चीख गूंज उठी। वहां उसे कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो आवाज उसे ठीक से सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान जल रहा हो, लेकिन वास्तव में वहां कोई इंसान तो था ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी आग की लपटें और वह दर्दनाक चीखें सुनकर राहुल भी बुरी तरह से घबरा गया और हांफते हुए दौड़ता हुआ उस पेड़ के करीब आ गया। हालांकि सोनाली ने उसे ऐसा करने से मना किया था, पर क्योंकि उसे अपनी बहन की चिंता थी, उसे ठीक से चला नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी वह बदहवास भागते हुए उस पेड़ के करीब आ पहुंचा और जब उसने उस पेड़ को जलते हुए देखा तो उसके मन को एक गहरी शांति मिल गई। लेकिन उसे सोनाली कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसके मन में एक डर भी था।
और वह जोर जोर से उसका नाम पुकार रहा था। सोनाली दीदी, सोनाली दीदी, कहाँ हो आप दीदी, दीदी कहाँ हो आप। लेकिन उस पेड़ को जलाने की कोशिश में सोनाली ने अपने दिलो दिमाग की सारी ताकत लगा दी थी। ऐसे में उसके जलने के साथ ही वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गई थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, न ही कुछ महसूस हो रहा था। उसने अपने आप को पूरी तरह से स्थूल बना दिया था। तब कहीं जाकर वो यह मुश्किल काम कर पाई थी। इसलिए उसके कानों में राहुल की आवाज पड़ तो रही थी, पर उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। और उसकी यह स्थिति तब तक रही जब तक कि वह पेड़ पूरी तरह जलकर खाक नहीं हो गया। उस पेड़ के जलने के साथ ही सोनाली भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और राहुल की नजर उस पर पड़ी। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए उसके करीब जा पहुंचा और उसने उसे संभालते हुए उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा, सोनाली दी, सोनाली दी, उठिए, उठिए दी, क्या हुआ है आपको। राहुल उसका नाम पुकारते हुए उसे जोर जोर से झकझोर रहा था। उसके इसी प्रयास से सोनाली की चेतना लौट आई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलने के बाद भी उसका खुद पर नियंत्रण नहीं था। वह अब भी अचेतन अवस्था में ही थी। लेकिन जब राहुल ने बार बार उसका नाम पुकारा और उसके सामने सारी बातें जो उन दोनों के साथ वहां पर घटी थी उन्हें दोहराया, तब कहीं जाकर सोनाली को पूरी तरह से होश आया। थोड़ी देर इसी तरह राहुल की गोद में लेटे रहने पर धीरे धीरे सोनाली की सुप्त चेतना लौट आई और वह एक झटके के साथ तुरंत उठ खड़ी हुई। होश में आते ही उसने सबसे पहले राहुल के शरीर को छूकर तसल्ली करते हुए बड़ी ही बदहवास हालत में कहा, राहुल, राहुल, तू यहाँ क्या कर रहा है। मैंने तुझे मना किया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तू यहाँ नहीं आएगा। फिर क्यों आया तू यहाँ। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तू ठीक तो है ना। मेरे भाई। सोनाली को अपने लिए परेशान होते देख राहुल उसे समझाते हुए बोला, मैं ठीक हूं दीदी। मैं तो इस भूतिया पेड़ को जलते हुए देख और उन खौफनाक चीखों को सुनकर यहाँ आया था दीदी। जिस तरह आपको मेरी फिक्र हो रही है उसी तरह से मुझे भी तो आपकी फिक्र हो रही थी दीदी। फिर कैसे नहीं आता, आप ही बताइए। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए दीदी। वैसे भी हमें घर से निकले काफी वक्त हो गया है। सिया को हमारी जरूरत है दीदी। पता नहीं पापा उन साधु बाबा को लेकर आए भी हैं या नहीं। दादी और माँ परेशान हो रहे होंगे, सिया के लिए भी और हम दोनों के लिए भी, क्योंकि हमने तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब तक लौट आएंगे। इसलिए अब हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। सोनाली को भी उसकी बात ठीक लगी और उसने भी राहुल की बात में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो राहुल। वैसे भी यहाँ जो होना था वह हो चुका। अब हमें घर चलना चाहिए, चलो। कहते हुए सोनाली ने राहुल का हाथ पकड़ा और चलने में उसकी मदद करते हुए वे दोनों अपने घर की तरफ बढ़े। जब घर पहुंचे तो देखा सिया बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके शरीर की तपिश अब शांत हो चुकी थी, लेकिन इतनी ऊर्जा खर्च हो जाने के कारण वह शिथिल होकर पलंग पर पड़ी थी। वह दूसरे साधु बाबा जिन्हें लेने सोनाली के मामा दूसरे गांव गए थे, वे भी वहीं खड़े थे। जब सोनाली और राहुल घर पहुंचे तो वहां मौजूद सब लोग हैरानी भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों की हालत, क्योंकि जहां एक तरफ पूरा गांव उस भयानक प्रेत आत्मा के डर से इतना खौफ खाता था कि अकेले तो कोई उस रास्ते पर से भी नहीं गुजरता था, वहां सोनाली और राहुल ने मिलकर अपनी हिम्मत दिखाते हुए उस पेड़ को जलाकर हमेशा हमेशा के लिए खाक कर दिया था। जब गांव वालों ने साधु बाबा के मुंह से यह बात सुनी तो वे सब उन दोनों की बहादुरी को देखकर हतप्रभ रह गए। साधु बाबा ने उन दोनों के काम की तारीफ तो की, लेकिन अब समस्या ये थी कि वह आत्मा उस पेड़ के जलने के साथ ही मुक्त हो गई थी और अब वह अपने लिए किसी और जगह की तलाश में होगी। ऐसे में यह जरूरी था कि हर हाल में उस आत्मा को नियंत्रित कर लिया जाए।
इस काम को करने के लिए उन साधु महाराज ने गांव वालों की मदद से एक अनुष्ठान किया और उस आत्मा को उसके नाम से बुलाकर एक मिट्टी के घड़े में कैद किया गया और उस घड़े के मुंह को बांधकर उसी जले हुए पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़वा दिया। उस अनुष्ठान क्रिया के बाद गांव वाले उस भयानक प्रेतात्मा और उसके खौफ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। सिया भी पूरी तरह से ठीक हो गई। उस दिन के बाद फिर कभी उसने ऐसी कोई अजीबोगरीब हरकत नहीं की। अंततः सोनाली और राहुल की बहादुरी की वजह से उनके पूरे गांव को उस भयानक प्रेतात्मा के खौफ से मुक्ति मिल गई और साथ ही यह भी सिद्ध हो गया कि सभी साधु महात्मा पाखंडी नहीं होते। उनमें से कुछ वास्तव में सिद्ध पुरुष होते हैं, जैसे वह साधु बाबा जो सोनाली और राहुल को जानते तक नहीं थे और ना ही उन्होंने अपनी आंखों के आगे उस पीपल के पेड़ को जलते हुए देखा था। फिर भी उनकी कहीं एक एक बात सच निकली। साथियों, सोनाली अभी दिल्ली में ही अपना काम कर रही है और जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि उनकी सगाई भी हो चुकी है। बहुत ही जल्दी वह शादी के बंधन में बंधने वाली है। लेकिन उस एक घटना के बाद उनके जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन हो गया है। वह सुबह शाम भगवान की भक्ति करने लगी है और जिस इंसान से उनकी शादी होने वाली है वह भी पूरी तरह से धार्मिक इंसान है, क्योंकि इस घटना के बाद ही उसने इन चीजों पर यकीन करना शुरू किया, भगवान को मानना शुरू किया। तो उसे एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था जो धार्मिक चीजों में यकीन करता हो। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन सिया भी पूरी तरह से ठीक हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि जब उसने हमारे साथ पूरी स्टोरी शेयर की तो मैंने उनसे कहा कि आप हमें एक बार क्या सिया से वीडियो कॉल पर बात करा सकती हैं। तो उन्होंने हाथों हाथ ही वीडियो कॉल पर सिया से हमारी बात भी कराई थी और उन्होंने भी उस समय जो जो भी अनुभव किया था वह पूरा हमारे साथ शेयर किया और वह बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। और अब इन चीजों से उसे कोई डर भी नहीं लगता, क्योंकि वह पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास करती है और उसे विश्वास है कि अब ऐसी कोई भी भयानक ताकत आएगी तो उसे उसके भगवान बचा लेंगे। अब ये तो आप जानते हैं कि जब इंसान की लाइफ में एक बार बुरा फेज शुरू होता है तो भगवान पर उसकी आस्था उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है और यही शिया और सोनाली के साथ हुआ था। खैर, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपनी लाइफ में वो ऐसे ही बढ़ते रहे और कभी भी किसी खतरों से डरे नहीं। और साथियों, अगर आपका भी उनके लिए कोई मैसेज हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि वह दोनों इस स्टोरी को सुन भी रही है और आपके कमेंट्स को पढ़ भी रही है।